जय हिंद। एक के लर्नर हब के इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। इसमें अब हम लोग बिहार एसएससी का जो तृतीय स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2022 ये जो होगी टेस्ट सीरीज भी डिस्कशन, इसमें 20 सेट में हम लोग तो 12 सेट हो गया। 13वां सेट का हम लोग समान ज्ञान का डिस्कशन करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी जल राशि नदी कौन सी है? तो विश्व की सबसे बड़ी जल राशि नदी कौन सी है? अमेजन है। अमेजन क्या है? विश्व की सबसे बड़ी सर्वाधिक जल राशि प्रवाहित करने वाला नदी कौन है? अमेजन। अमेजन नदी कौन से पर्वत? एंडीज पर्वत से निकलता है और कहाँ? पेरू और ब्राजील में प्रवाहित होता है और विषुवत रेखा पर अपना मुहाना बनाती है और अटलांटिक महासागर में यह मिल जाता है। ये था अमेजन के बारे में। प्रवाह की दृष्टिकोण से सबसे विशाल नदी कौन है? अमेजन नदी, जो कि 6296 किलोमीटर है। उसके बाद है राइन नदी, जो कि सबसे व्यस्त नदी परिवहन की दृष्टि से है। अब विश्व का सबसे लंबी नदी नील नदी, जो कि कितना किलोमीटर है? 6650 किलोमीटर है। नील नदी का उद्गम स्थल विक्टोरिया झील है। नील नदी की बसा सबसे बड़ा शहर काहिरा है। नील नदी पर बसा सबसे बड़ा शहर कौन सा है? काहिरा है। ये था 1 नंबर का। अब 2 नंबर में आते, भारत में सबसे लंबी बांध कौन सी है? तो भारत में सबसे लंबी बांध हीराकुंड बांध है। हीराकुंड बांध महानदी पर है। कहाँ? संबलपुर में स्थित है, संबलपुर जिला में। हीराकुंड बांध विश्व की सबसे लंबी नदी बांध है, जो कि 48,000 मीटर है। सतलज नदी पर भाखड़ा नंगल बांध, जो कि विश्व की सबसे ऊंची गुरुत्वीय बांध है। और नागा अर्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर आंध्र प्रदेश राज्य में अवस्थित है। रिहंद परियोजना रिहंद नदी पर उत्तर प्रदेश में स्थित है। उसके बाद 3 नंबर में, अकबर के दरबार के प्रसिद्ध कवि थे। तो अकबर के दरबार के प्रसिद्ध कवि कौन थे? रहीम ए खान खाना। तो अकबर के नवरत्नों में रहीम ए खान खाना क्या थे? प्रसिद्ध व्यक्ति थे। बीरबल, जो कि अकबर का मित्र, बैरम खां अकबर का संरक्षक और तुलसीदास अकबर के समकालीन थे। अकबर के 9 रत्न कौन कौन है? तो पहला अबुल फजल, दूसरा फैजी, तीसरा तानसेन, चौथा बीरबल, पांचवा टोडरमल, छठा राजा मानसिंह, सातवां अब्दुल रहीम खान ए खाना और आठवां है फकीर अजीउद्दीन, नौवां मुल्ला दो प्याजा। तो ये 9 रत्न है, इसको रट जी याद कर लेगा, आता ही आता है इससे। अकबर का जन्म अमरकोट के राणा बीरसाल के महल में हुआ। अकबर के अल्पायु होने के कारण 1556 से 1560 तक मुगल साम्राज्य के संरक्षक का जिम्मेदारी बैरम खां के हाथों में रही। उसके बाद 4 नंबर में है, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम। तो मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? मृतकों का टीला। मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में राखालदास बनर्जी के द्वारा किया गया। मोहनजोदड़ो को सिंध बाग भी कहा जाता है। सिंधु सभ्यता या सिंधु सभ्यता, जिसके नगरीय सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता से परिप्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थलों में केवल 6 ही बड़े नगर की संज्ञा दी गई, जिसमें मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गनवारीवाला, धौलावीरा, राखीगढ़ी एवं कालीबंगा है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त बृहत स्नानगार एक प्रमुख स्मारक है। मोहनजोदड़ो से नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति मिली। उसके बाद है 5 में, पैन अमेरिकन किसके लिए प्रयुक्त है? तो पैन अमेरिका उपयुक्त सभी इसमें होगा, मतलब उत्तरी अमेरिका में भी, दक्षिणी अमेरिका और सेंट अमेरिका में पैन अमेरिका प्रयुक्त होता है। पैन अमेरिका के अंतर्गत उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका एवं सेंट अमेरिका संयुक्त रूप से आता है। पैन अमेरिका सामूहिक रूप से या अमेरिकी देशों के बीच राजनीति या आर्थिक एकता की वकालत से जुड़ा है। दक्षिण अमेरिका की बोलीविया तथा पराग्वे देश स्थल रूप देश है, बाकी सभी देश के पास समुद्री सीमा है। पनामा नहर उत्तरी अमेरिका का दक्षिणी अमेरिका से अलग करती है। उत्तरी अमेरिका को दक्षिण अमेरिका से अलग करती है कौन? पनामा नहर। 5 नंबर का है। अब 6 नंबर में, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली विश्व की पहली महिला है। तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली 2 बार संतोष यादव है। संतोष यादव 1992 और 1993 में चढ़कर विश्व की प्रथम महिला 2 बार एवरेस्ट फतह करने वाली चढ़ने वाली रिकॉर्ड बनाई। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले प्रथम महिला जापान की जुंको तेवाई। भारत की प्रथम महिला एवरेस्ट पर चढ़ने वाली बछेंद्री पाल 1984 में। कामी रीता शेरपा 24 बार एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सफलता पाई, जो कि विश्व रिकॉर्ड है।
एवरेस्ट पर सर्वप्रथम 1953 ईस्वी में न्यूजीलैंड का एडमंड हिलेरी और नेपाल का शेरपा तेंजिंग नोर्गे चढ़ने में सफलता पाया। उसके बाद 7 नंबर में गांधीवादी विचारधारा का मूल धारा क्या है? तो यह है धर्म और नैतिकता। गांधीवादी विचारधारा का मूल धारा क्या है? धर्म और नैतिकता। महात्मा गांधी धर्म को राजनीति से जोड़कर देखते थे। महात्मा गांधी का मानना था एक धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति अधिक संवेदनशील और नैतिकता से जुड़ा होता है। गांधी का सत्य और अहिंसा सर्वाधिक महत्व था। गांधी सबसे अधिक महत्व सत्य को दिए। गांधी लघु और कुटीर उद्योग के समर्थक भी थे। 8 में क्या है? अमीर खुसरो किसके दरबार में प्रसिद्ध कवि थे? तो अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में प्रसिद्ध कवि थे, जिसने सितार एवं तबला का आविष्कार किया। अमीर खुसरो ने बलबन से लेकर मोहम्मद बिन तुगलक तक 8 सुल्तान के शासनकाल को देखा। अमीर खुसरो को हिंद का तोता कहा जाता है और खुसरो ने अपनी पहली रचना किरान उल सादेन है। अमीर खुसरो की पहली रचना किरान उल सादेन है। अमीर खुसरो गयासुद्दीन तुगलक के दरबारी कवि थे। 9 नंबर में क्या है? धर्म के बारे में यह किसने कहा था कि यह जनता के लिए अफीम है? तो यह कहा था मार्क्स ने। धर्म के बारे में मार्क्स ने कहा था कि यह जनता के लिए अफीम है। कार्ल मार्क्स जो कि राजनीति से अलग रखने के पक्ष में थे। कार्ल मार्क्स जर्मन दार्शनिक, अर्थशास्त्री, इतिहासकार, राजनीतिक सिद्धांतकार, समाजशास्त्री, पत्रकार और वैज्ञानिक समाजवाद के प्रणेता थे। गांधी जी धर्म को राजनीति में अनिवार्य मानते थे। कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल पुस्तक की रचना की। 10 नंबर में पतंजलि इसके संकलन के लिए विख्यात है। पतंजलि किसके संकलन के लिए? तो योग सूत्र के लिए विख्यात है पतंजलि। पतंजलि योग दर्शन के जनक हैं। प्राचीन भारत में मान्यता प्राप्त 6 दर्शन हैं। पतंजलि शुंग वंश के शासक पुष्यमित्र शुंग के दरबार में रहते थे। आयुर्वेद ऋग्वेद का उपवेद है। पतंजलि ने अष्टाध्यायी महाभाष्य लिखी। उसके बाद 11 में रजत क्रांति संबंधित है। तो रजत क्रांति संबंधित है किससे? दुग्ध उत्पादन से रजत क्रांति संबंधित है। अंडा उत्पादन से रजत क्रांति है। रजत क्रांति किससे? अंडा उत्पादन से। दुग्ध उत्पादन है, अंडा उत्पादन। रजत क्रांति का संबंध किससे? अंडा उत्पादन से। दुग्ध उत्पादन से श्वेत क्रांति। अनाज उत्पादन हरित क्रांति। तिलहन का उत्पादन पीली क्रांति और आलू का उत्पादन गोल क्रांति। ये था कुछ क्रांति, इसको देख लिए। अब आते हैं पोवा रिजर्व फॉरेस्ट किस राज्य में स्थित है? तो पोवा रिजर्व फॉरेस्ट किस राज्य में स्थित है? तो 12 के कौन होगा? 12 का डी, असम में। पोवा रिजर्व फॉरेस्ट असम में है। पोवा रिजर्व फॉरेस्ट को वन्य जीव अभियान का दर्जा दिया गया। नामदफा एवं मौलिंग राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। राजीव गांधी औरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम में है और रायमोना वन अभयारण्य असम का 6वां राष्ट्रीय उद्यान बना। उसके बाद 13 में भारत का मानक समय रेखा किस शहर से होकर गुजरती है? ये इलाहाबाद के नैनी से। भारत का मानक समय रेखा इलाहाबाद शहर गुजरती है। भारत का समय रेखा इलाहाबाद के पास नैनी से। भारत का मानक समय 5.5 घंटा आगे है। भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर 5 राज्यों से गुजरती है। ये कौन कौन राज्य है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश है। कर्क रेखा जो कि 23.5 डिग्री नॉर्थ भारत के 8 राज्य है, जिसमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम से गुजरती है। बात है 14 में हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में है? तो हम्पी का खुला संग्रहालय कर्नाटक राज्य में है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हुआ। हजारा मंदिर और विठल स्वामी का मंदिर हम्पी में है। हम्पी शहर तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। वहां से विजयनगर साम्राज्य की राजधानी का अवशेष प्राप्त हुआ। कुतुबशाही वंश की राजधानी कहाँ? तो गोलकुंडा। बहमनी वंश का प्रारंभिक राजधानी गुलबर्गा है।
अब आगे हम लोग 15 नंबर में पढ़ते हैं, तो पीछे आप लोग सुनते रहिएगा उसी 15 नंबर। भाभा परमाणु रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? तो ये मुंबई में स्थित है भाभा परमाणु रिसर्च सेंटर। भारत में कार्यरत परमाणु विद्युत केंद्र कौन कौन है? तो तारापुर परमाणु विद्युत गिरी महाराष्ट्र में, राजस्थान परमाणु विद्युत गिरी रावतभाटा राजस्थान, मद्रास परमाणु विद्युत केंद्र कलपक्कम तमिलनाडु, नरौरा परमाणु विद्युत केंद्र बुलंदशहर उत्तर प्रदेश, काकड़ापारा परमाणु विद्युत केंद्र सूरत गुजरात, कैगा परमाणु विद्युत केंद्र कर्नाटक आदि। तो ये था कुछ पॉइंट्स, इसको सुन लीजिएगा, बार बार सुनने से याद होता है। 16 नंबर में, भारत में जूट सबसे अधिक कहाँ होती है? भारत में जूट सबसे अधिक बंगाल के डेल्टा क्षेत्र में होता है। 16 नंबर में यही है। सुंदरवन का डेल्टा जूट उत्पादन के लिए बहुत विख्यात है। भारत बांग्लादेश जूट उत्पादन में एकाधिकार रखता है। भारत में प्रथम जूट कारखाना कहाँ खुला? रिसरा में। कब? 1859 ईस्वी में। जूट को गोल्डन फाइबर कहा जाता है। गोल्डन फाइबर किसको? जूट को बोला जाता है। और विश्व में सर्वाधिक जूट का उत्पादन पूर्णिया जिले में होता है। 17 नंबर में, नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्र में किसकी खेती की जाती है? तो नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्र में कॉफी की खेती की जाती है। नीलगिरी की पहाड़ी तमिलनाडु में स्थित है। यहाँ टोडा नामक जनजाति निवास करते हैं। चाय, यहाँ चाय की खेती भी होती है नीलगिरी में। नीलगिरी सबसे ऊंची चोटी कौन सा? दोदा बेटा, जो कि 2637 मीटर है। प्रथम पर्यटन स्थल ऊटी नीलगिरी पहाड़ी पर स्थित है। भारत में छोटी इलायची सर्वाधिक खेती केरल राज्य में होती है। 18 में क्या है? ए सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो ए सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक रस्किन बॉन्ड है। द सीकर कीप ऑफ द ग्रास जॉनी गोन डॉन पुस्तक के लेखक करण बजाज हैं। द लास्ट लेबिरिंथ उपन्यास के लेखक अरुण जोशी हैं। एज ऑफ एंगर द रोमांटिक्स पंकज मिश्रा द्वारा लिखित पुस्तक है। अब 19 नंबर में, यूएन सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य देश हैं? ये होगा 5 अस्थायी देश हैं। सुरक्षा यूएन सुरक्षा परिषद में 5 अस्थायी देश अमेरिका, फ्रांस, चीन, रूस और इंग्लैंड है। 10 अस्थायी देश का चुनाव महासभा के द्वारा होता है, जिसमें 2-2 वर्ष के लिए किया जाता है। तो सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों के पास वीटो का अधिकार होता है। भारत 8वीं बार सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य चुना गया, जिसका कार्यकाल 1 जनवरी 2021 से 31 दिसंबर 2022 तक है। 20 नंबर में, एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? एटेन मनीला में। एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय मनीला में है। इस एशियन विकास बैंक की स्थापना 1966 में हुआ और इसका मुख्यालय फिलीपींस की राजधानी मनीला में स्थित है। विश्व बैंक दीर्घकालीन ऋण प्रदान करती है तथा इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का भुगतान संतुलन में सहयोग करता है तथा इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में स्थित है। आईएमएफ का वर्तमान प्रबंधक निदेशक बुल्गारिया के क्रिस्टालिना जॉर्जीवा है। 21 नंबर में, भारत की खोज पुस्तक अहमदनगर किला जेल में कारावास के दौरान लिखी गई भारत की खोज के लेखक कौन है? तो इसका होगा जवाहरलाल नेहरू। भारत की खोज पुस्तक अहमदनगर जिला जेल में कारावास के दौरान लिखी गई, जो कि भारत के पुस्तक के लेखक जवाहरलाल नेहरू हैं। जवाहरलाल नेहरू ने विश्व इतिहास की झलक पुस्तक में लिखी गई। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पिता का पुत्री नामक लेटर फ्रॉम फादर टू हिज डॉक्टर नामक प्रसिद्ध पत्र लिखी गई। महात्मा गांधी द्वारा हिंद स्वराज पुस्तक लिखी गई। इंडियन स्ट्रगल पुस्तक सुभाष चंद्र बोस द्वारा लिखी गई। 22 में क्या है? राशियों की कुल संख्या या ज्योतिष क्षेत्र में क्या है? तो राशियों की कुल संख्या 12 है। नक्षत्रों की कुल संख्या 27 है। नक्षत्र समूह की राशियां कही जाती है। पृथ्वी जितनी नक्षत्र समूह से एक माह में गुजरती है उसे नक्षत्र कहा जाता है। वर्तमान में ग्रहों की संख्या कितनी है? 8 है, जो कि सूर्य से दूरी के अनुसार इस प्रकार है। बुध हो गया, फिर शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण।
पृथ्वी का सबसे निकट ग्रह शुक्र है। वर्तमान में सबसे ज्यादा उपग्रह किसका है? तो शनि का है। तो शनि का उपग्रह कितना? 82 है। 23 में कौन सा रिटायर्ड आईसीएस अधिकारी भारतीय कांग्रेस के 1885 में गठन में शामिल रहा? तो इसका होगा एओ ह्यूम। अवकाश प्राप्त आईसीएस अधिकारी एओ ह्यूम ने बॉम्बे में कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में शामिल रहा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष भूमेश चंद्र बनर्जी थे और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी तथा प्रथम अंग्रेजी अध्यक्ष जॉर्ज यूले थे। 28 दिसंबर 1885 को गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज भवन में एओ ह्यूम के प्रयास से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई। डफरी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अल्पमत का प्रतिनिधि कहा और ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध दादा भाई नेहरू जी, जो कि 3 बार 1886, 1893 और 1906 में कांग्रेस की अध्यक्षता की। 24 में क्या है? तमस उपन्यास के लेखक कौन है? तो तमस उपन्यास के लेखक है भीष्म साहनी, जो कि ये नंबर में है। उसके बाद और थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। प्रेमचंद का पुस्तक गोदान, अमृता प्रीतम कागज ते कैनवास, जयदेव ने गीत गोविंद, राजशेखर काव्य मीमांसा, आर के नारायण मालगुडी डेज, अरविंद घोष लाइफ डिवाइन। उसके बाद है 25 में भारतीय आजादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो क्लीमेंट एटली थे। भारतीय आजादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली थे। 1946 के चुनाव में लेबर पार्टी को विजय प्राप्त हुई और क्लीमेंट एटली प्रधानमंत्री निर्वाचित हुए। इससे पूर्व विंस्टन चर्चिल प्रधानमंत्री थे। सिपाही विद्रोह 1857 ईस्वी के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पॉमस्टन, जो कि लिबरल पार्टी के थे। तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड थे। 26 में क्या है? महात्मा गांधी और बाबा साहेब अम्बेडकर के बीच पूना संधि कब की गई? तो 1932 में पूना पैक्ट हुआ, जिसमें अम्बेडकर हरिजन को अलग सांप्रदायिक निर्वाचन की जगह हरिजन के लिए आरक्षण पर सहमत हुए। पूना पैक्ट पुणे के यरवदा जेल सेंट्रल जेल के 24 सितंबर 1932 में संपन्न हुआ। कहा जाता है कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने दबाव में आकर पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए थे। क्या बात है। 27 में सिंह का संरक्षण होता है। तो सिंह का संरक्षण कहाँ होता है? 27 का डी गिर नेशनल पार्क में। गिर नेशनल पार्क गुजरात में सिंह के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। मानस नेशनल पार्क असम में हाथी के लिए प्रसिद्ध है। काजीरंगा नेशनल पार्क असम में एक सिंघा वाला गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में बाघ के लिए प्रसिद्ध है। 28 में है प्रसिद्ध पेंटर राजा रवि वर्मा किस रियासत से जुड़े थे? तो ये थे बी त्रावणकोर से। प्रसिद्ध पेंटर राजा रवि वर्मा त्रावणकोर रियासत से जुड़े थे। राजा रवि वर्मा का प्रसिद्ध चित्र दुष्यंत को प्रेम पत्र लिखती शकुंतला से है। उनको चित्र का सबसे बड़ी विशेषता हिंदू महाकाव्य तथा धर्म ग्रंथों पर बनाए गए चित्र है। हिंदू पौराणिक कथाओं का बहुत ही प्रभावशाली प्रयोग उनके चित्र में दिखती है। 29 में क्या है? बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है? तो ये होगा बी सोन में। सोन नदी अमरकंटक से निकलता है, जो कि बिहार में पटना के निकट गंगा में मिल जाती है, जिसको मनेर बोलते हैं। अमरकंटक की पहाड़ियां से तीन नदियां निकलती है, जिसमें नर्मदा, महानदी और सोन निकलती है और तीनों दिशाओं में प्रवाहित होती है। पुनपुन नदी का उद्गम छोटा नागपुर के पठार पलामू है तथा पटना के निकट फतुहा में गंगा में मिलती है। अमरकंटक भारत के मध्य प्रदेश राज्य से अनूपपुर जिले में स्थित एक नगर है। अमरकंटक एक महत्वपूर्ण हिंदू तीर्थ स्थल है। उसके बाद है 30 में पूर्ण स्वराज का संकल्पना कांग्रेस के द्वारा कब पारित किया गया? तो पूर्ण स्वराज का संकल्पना कांग्रेस के द्वारा कब पारित किया गया? तो ये होगा 31 दिसंबर 1929 लाहौर अधिवेशन में। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने 1929 में की और 31 दिसंबर 1929 को लाहौर में रावी नदी के तट पर नेहरू ने झंडा फहराया।
26 जनवरी 1930 को संपूर्ण देश में स्वाधीनता दिवस मनाया जाने लगा। इसी कारण भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया और 26 जनवरी को प्रत्येक साल गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ तथा प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसके बाद है 31 नंबर, एक पाइन वन के कीस्टोन स्पीसीज होते हैं। एक पाइन वन के कीस्टोन स्पीसीज होते हैं, तो क्या होते हैं? पाइनेसी होते हैं। एक पाइन वन के कीस्टोन स्पीसीज मूल तत्व जाति के पाइनेसी होते हैं। चीड़ एक सपुष्पक किंतु अनावृतबीजी पौधा है। चीड़ वृक्ष के पौधे शंक्वाकार शरीर की रचना करती है। चीड़ के वृक्ष पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में पाए जाते हैं। इसकी लगभग 115 प्रजातियां पाई जाती है। यह पिनोपिडा वर्ग के अंतर्गत आता है। उसके बाद 32 में, प्राचीन भारत के किस युग में कायस्थ नामक एक नए वर्ग का भारतीय समाज में प्रादुर्भाव हुआ? तो इसका होगा बी, गुप्त युग। 32 में क्या है? सर्वप्रथम गुप्त काल में कायस्थ की उत्पत्ति हुई, जिसका प्रथम उल्लेख याज्ञवल्क्य स्मृति में हुआ। कायस्थ को एक जाति के रूप में उल्लेख ओशनम स्मृति के रूप में किया जाता है। सर्वप्रथम गुप्त काल को भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग कहा जाता है। भारत में मंदिर बनाने का प्रथम उल्लेख गुप्त काल में ही मिलता है। 33 में क्या है? सिरपुर में किस राजवंश के शासन काल में रानी बास्टा ने ईंटों से एक मंदिर का निर्माण कराया था? तो ये होगा सी, पांडु वंश। सिर में पांडु वंश के शासन काल में रानी बास्टा ने ईंटों से एक मंदिर का निर्माण कराया था। यह कनौज के राजा यशोवर्मन की पुत्री थी। इनकी शादी हर्षगुप्त से हुई। हर्षगुप्त के मृत्यु के पश्चात उनके याद में सिरपुर में लक्ष्मण नरेश्वर मंदिर का निर्माण करवाई। 34 में है, कलचुरी काल में सती प्रथा प्रचलित थी, जिसके प्रमाण रतनपुर में इसके रूप में प्राप्त होते हैं। तो इसका होगा सती महल के रूप में, जो कि 34 का सी होगा। कलचुरी काल में क्या है? सती प्रथा प्रचलित थी। उस समय रतनपुर में सती महल के रूप में प्राप्त होता है, प्रमाण मिलता है। सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय प्रमाण एरन अभिलेख में मिलता है। एरन अभिलेख में क्या लिखा गया है कि भानुगुप्त के सेनापति गोपराज की मृत्यु होने पर उनकी पति सती हो गई। सती प्रथा को रोकने का प्रयास मोहम्मद बिन तुगलक, अकबर और शिवाजी जैसे शासकों ने किया था। दिसंबर 1829 को एक्ट 15 के द्वारा 17 के द्वारा लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा पर रोक लगा दिया। 35 में क्या है? प्राथमिक विपणन समिति किस कार्य को नहीं करती? तो प्राथमिक विपणन समिति समर्थन मूल्य का निर्धारण नहीं करती। प्राथमिक विपणन समिति समर्थन मूल्य का निर्धारण नहीं करती। कृषि मूल्य आयोग की स्थापना 1965 में हुआ। 1985 में कृषि मूल्य आयोग का नाम बदलकर कृषि लागत और मूल्य आयोग कर दिया गया, जो कुल 23 फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करता है। राष्ट्रीय विपणन संस्थान जयपुर में स्थित है। किसानों की आयु दोगुना करने का लक्ष्य केंद्र सरकार ने 2022 में निर्धारित किया। 36 में क्या है? मशहूर नाइक जूते और कपड़े भारत सहित अनेक देशों में पहने जाते हैं। शब्द नाइक का अर्थ क्या है? शब्द नाइक का अर्थ क्या है? तो 36 का होगा ए, विजय की यूनानी देवी। मशहूर नाइक जूते और कपड़े भारत सहित अनेक देशों में पहने जाते हैं। तो शब्द नाइक का अर्थ है विजय की यूनानी देवी। नाइक क्या है? एक अमेरिकी कंपनी है। नाइक का स्लोगन क्या है? जस्ट डू इट का स्लोगन है, जस्ट डू इट। 37 में क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? 37 में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो विधानसभा स्पीकर नहीं होता है। विधानसभा में क्या होता है? विधानसभा की अध्यक्षता करने वाला विधानसभा अध्यक्ष कहलाते हैं। स्पीकर साधारणतः लोकसभा के अध्यक्ष के लिए होता है। और अनुच्छेद 93 में लोकसभा अध्यक्ष और लोकसभा के उपाध्यक्ष का उल्लेख है। अब आते हैं 38 में, राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति के द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो ये होगा बी, 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं।
तो अनुच्छेद 80 के आधार पर राज्यसभा में राष्ट्रपति कला, साहित्य, विज्ञान और समाज के क्षेत्र में 12 सदस्य को मनोनीत कर सकता है। अनुच्छेद 331 के आधार पर राष्ट्रपति लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय का मनोनीत कर सकते हैं, लेकिन अब खत्म हो गया। संविधान के अनुच्छेद 332 के द्वारा अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों को विधानसभा में आरक्षण का प्रावधान है। अनुच्छेद 333 के द्वारा आंग्ल भारतीय समुदाय के लोगों का विधानसभा में मनोनयन का प्रावधान है। 104वां संविधान संशोधन एक्ट के बाद एंग्लो इंडियन के आरक्षण को नहीं बढ़ाया गया। इसके बाद 39 में डोल उत्सव या डोल जात्रा त्योहार किस राज्य में मनाया गया? तो ये होगा असम राज्य में मनाया गया। पश्चिम बंगाल में डोल उत्सव मनाया जाता है। डोल उत्सव का डोल जात्रा उत्सव भी कहा जाता है। तो डोल उत्सव कहाँ मनाया जाता है? पश्चिम बंगाल में। तो ये आंसर गलत होगा, लेकिन डोल उत्सव या डोल जात्रा त्योहार किस समय मनाया जाता है? तो 39 का क्या होगा? डी, पश्चिम बंगाल। डोल उत्सव को डोल जात्रा उत्सव भी कहा जाता है। रंगों का त्योहार, जो कि बसंत के मौसम की शुरुआत का प्रतीक है। यह त्योहार भगवान कृष्ण और राधा से समर्पित है। बंगाली कैलेंडर के अनुसार वर्ष का यह अंतिम त्योहार है। 40 में क्या है? असम सरकार द्वारा वर्ष 2021 में असम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव किसके दिए जाने की घोषणा की गई? तो ये होगा 40 का सी रतन टाटा के द्वारा। अब आते हैं 41 में। टोक्यो पैरालंपिक 2022 में कांस्य पदक विजेता शरद कुमार का संबंध किस खेल से है? तो हाई जंप से है। 42 में 10,000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाली भारत की पहली महिला क्रिकेटर कौन है? तो 42 का ए मिताली राज। 43 में कौन सी क्रिकेट टीम सेंचुरियन दक्षिण अफ्रीका में टेस्ट मैच जीतने वाली पहली एशियाई टीम बनी? तो 43 का बी भारत बनी। 44 में प्रिंटिंग प्रेस तकनीकी के आविष्कारक हैं? तो हैं गुटेनबर्ग हैं। प्रिंटिंग प्रेस तकनीक के आविष्कारक गुटेनबर्ग 1490 में थे। विंड शील्ड वाइपर का आविष्कारक मैरी एंडरसन ने 1905 में किया। रिवॉल्वर का आविष्कारक कोल्ट ने किया। एस सैमुअल ने एकल तार टेलीग्राफ प्रणाली और मोर्स कोड का निर्माण किया। 45 में क्या है? कौन सी राज्य सरकार भागवत गीता और रामायण अनुसंधान केंद्र विकसित कर रही है? तो इसका होगा डी पंजाब। 46 में एपीजे अब्दुल कलाम वैज्ञानिक पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? तो 46 का डी अमित केसरवानी। 47 में बिहार में 1857 की क्रांति का नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? तो ये हो गया 26 अप्रैल 1858 को। बिहार में 1857 की क्रांति के समय नेता कुंवर सिंह का देहांत 26 अप्रैल 1858 को हुआ। उस समय उनकी उम्र लगभग 80 वर्ष थी। 1857 के सैनिक विद्रोह का नेतृत्व बहादुर शाह जफर ने किया था और 1857 के सैनिक विद्रोह में शहीद होने वाला प्रथम नायक मंगल पांडे थे। सैनिक विद्रोह में शहीद होने वाला अंतिम नायक तात्या टोपे थे और वीर कुंवर सिंह परमार जाति के राजपूत थे। 48 में राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे? तो ये होगा मुरली भरवा गांव के, भरहवा गांव के। राजकुमार शुक्ल मुरली भरहवा गांव के निवासी थे। चंपारण के राजकुमार शुक्ल के निमंत्रण पर चंपारण के नील किसान के द्वारा चलाया जा रहा 3 कठिया आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी द्वारा हो गया। चंपारण सत्याग्रह 1917 में महात्मा गांधी द्वारा भारत में चंपारण सत्याग्रह उनका पहला सत्याग्रह था, जिसमें उन्होंने सत्य और अहिंसा का प्रयोग किया। 49 में क्या है? सदाकत आश्रम की स्थापना हेतु 48 एकड़ जमीन किसने दान में दी थी? ये थी सी खैरू मियाँ ने। खैरू मियाँ ने कांग्रेस कार्य के लिए पटना के दीघा में 48 एकड़ जमीन दान में दिया, जहां सदाकत आश्रम बना। मौलाना मजरुल हक ने मित्र खैरू मियाँ से दीघा के पास जमीन दान में दिए, जिस पर मजरुल हक ने सदाकत आश्रम का निर्माण किया। बाद में यही बिहार कांग्रेस का मुख्यालय बन गया।
असहयोग आंदोलन के दौरान सदाकत आश्रम का निर्माण किया गया। उसके बाद है 50 नंबर में एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उनके मंत्रिमंडल को लीग के नेताओं के हिंसक व असभ्य आक्रमणों के आगे आरक्षित छोड़ देंगे। वर्ष 1946 में यह बात किसने कही? तो यह कही सरदार पटेल ने बोला। हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उसके मंत्रिमंडल को लीग के नेताओं के हिंसक व असत्य आक्रमण को आगे आरक्षित छोड़ देंगे। तो वर्ष 1946 में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा। कैबिनेट मिशन ने पाकिस्तान की मांग को खारिज कर दिया। मुस्लिम लीग 16 अगस्त 1946 में प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस प्रारंभ कर दी और मुस्लिम लीग की ने अव्यवस्था एवं अराजकता का वातावरण उत्पन्न कर दिया था। नोआखली में केवल 6000 से अधिक व्यक्ति मारा गया। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें।